हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। परसेप्शन हमने किया था लास्ट टाइम और इल्यूजन किया था। अब उसके आगे चलते हैं। सम की परसेप्चुअल प्रोसेसेस एंड पैटर्न एंड डिस्टेंस। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि परसेप्शन इज़ अ प्रैक्टिकल प्रोसेस। इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिज्म विद इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू सर्वाइवल। परसेप्शन क्या है? एक एसेंशियल प्रोसेस है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो परसेप्शन जो होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे पहली चीज़ है पैटर्न रिकॉग्निशन, कि पैटर्न रिकॉग्नाइज करना कि जो चीज़ अवेलेबल है उसको हम कैसे पहचानते हैं। जैसे योर एबिलिटी टू रीड द वर्ड्स ऑन दिस पेज डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्मॉल ब्लैक मार्क्स। कि आप जो इस पेज पे पढ़ पा रहे हो वो आपकी एबिलिटी कैसे है, क्योंकि आप इस पेज पे जो ब्लैक कलर की इंक से लिखा हुआ है उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो। उन सब चीज़ों का आपके माइंड में एक टेम्पलेट बना हुआ है। टेम्पलेट मतलब स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं जो हमारी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है। हमारी मेमोरी के अंदर कुछ चीज़ें ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, तो जब हम उससे मिलती जुलती चीज़ें देखते हैं तो हम उसे पहचान जाते हैं। तो वो हो गए टेम्पलेट। अब जैसे ये लेटर्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं MATCH, ये सब लिखा हुआ है, तो हमारी मेमोरी में इसके टेम्पलेट स्टोर्ड है। तो जब भी हम इन लेटर्स को देखते हैं हम इस वर्ड को पहचान जाते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तो ये होती है टेम्पलेट मैचिंग थ्योरी, जो बोलती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है उसके बेस में हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करके चीज़ों को पहचानते हैं। बट इस थ्योरी की एक प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ का तो टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है हमारे माइंड में। तो जो चीज़ें हम नहीं देखते हैं उसको हम कैसे पहचानते हैं। जैसे दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन आवर एबिलिटी टू रीड रेट्स एक्सीडिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स पर मिनट, कि हम एक तो इतनी स्पीड में कैसे पढ़ लेते हैं। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम 100 वर्ड्स पर मिनट की रेट पे कैसे इतना ज़्यादा चीज़ पढ़ लेते हैं। और हम मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं। हम विजुअल स्टिमुलाई जो रिकॉग्नाइज करते हैं इंस्टेंटली, अगर हम उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, जो हमारे पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में जिसका कोई टेम्पलेट भी नहीं है उस तरीके से देखें तो भी हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस थ्योरी में नहीं बताई हुई हैं। ये थ्योरी में काफ़ी कमियां हैं। जो ये बोलती है, ये थ्योरी सिर्फ इतना बोल रही है कि जिस चीज़ का पैटर्न ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है उसको हम पहचान लेते हैं, तो उस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक थ्योरी और बनी है जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप मैचिंग थ्योरी। प्रोटोटाइप मैचिंग थ्योरी ये बोलती है कि हम सबके माइंड में हर एक चीज़ का एक प्रोटोटाइप सेव्ड है। प्रोटोटाइप मतलब जैसे एक सैंपल सेव है कि इस टाइप का होता है। Suppose we have a prototype in memory for each letter of the alphabet based on all examples of the letter previously encountered. So, thus recognition is dependent on finding a correct match between the stimulus letter or the word and a previously seen prototype. So please note that prototype is not exact match or a template for some visual stimulus, but a general pattern that lets us recognize a letter even when it is distorted. तो मतलब ये प्रोटोटाइप वाली बात ये बोल रही है कि हम जैसे कुछ चीज़ें पढ़ते हैं सीखते हैं तो उस सब का एक प्रोटोटाइप हमारे माइंड में सेव हो रखा है। तो जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो हम उसके प्रोटोटाइप को पहचान लेते हैं, और वो प्रोटोटाइप के साथ जब हम उसको मैच करते हैं तो वो हमें उस वर्ड का मीनिंग बता देता है। तो उसको रिकॉग्नाइज करने में हमें इजी हो जाता है, प्रोटोटाइप के थ्रू रिकॉग्नाइज करने में इजी हो जाता है। तो प्रोटोटाइप क्या है कि हर एक लेटर के लिए, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए हमारे माइंड में जो मेमोरी स्टोर्ड है वो एक प्रोटोटाइप हो गया कि वो इस तरह का दिखता है। अगर हम लेटर ए की बात कर रहे हैं तो वो ऐसा दिखता है, बी की बात कर रहे हैं तो वो ऐसा दिखता है। तो ऐसे ही जो भी इंफॉर्मेशन है उसका हर एक चीज़ का एक प्रोटोटाइप होता है। कि जैसे सपोज कोई कार है तो कार कैसी होती है, उसमें 4 व्हील्स होते हैं, उसमें एक स्टेयरिंग व्हील होती है, तो वो कार होती है। तो इस टाइप से तो हर चीज़ का एक प्रोटोटाइप सेव्ड है, और जब हमारा माइंड किसी चीज़ को प्रोटोटाइप से मैच करता है तो हमें वो चीज़ रिकॉग्नाइज करने में आसानी होती है। तो ये दो थ्योरीज हैं, एक तो जो हमें बताती है कि हम चीज़ों को किस तरीके से पहचानते हैं, परसीव करते हैं, टेम्पलेट मैचिंग और प्रोटोटाइप।
बाकी दो थ्योरीज कुछ और भी हैं, जैसे टू अदर अप्रोचेज आर बॉटम अप एंड टॉप डाउन थ्योरीज। तो पहली है बॉटम अप थ्योरी और दूसरी है टॉप डाउन थ्योरी। बॉटम अप अप्रोच ये कहती है कि केयरफुली रिकॉग्नाइजिंग डिटेल पैटर्न्स एंड कंबाइन देम टू प्रोड्यूस होल ऑब्जेक्ट, कि हम पहले हर चीज़ के छोटे छोटे डिटेल्स को देखते हैं ध्यान से, फिर उस डिटेल को हम कंबाइंड करके उसे उसे एक होल ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। जैसे लेटर्स, अल्फ़ाबेट, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम कंबाइन करके उसको एक पूरे सेंटेंस की फॉर्म में देखते हैं। तो ये तो कह रही है बॉटम अप थ्योरी। इट सजेस्ट दैट पैटर्न रिकॉग्निशन इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिंपलर परसेप्चुअल एबिलिटीज थ्रू अ डिस्क्रीट सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो सिंपल चीज़ों को जोड़ के हम एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाते हैं, फिर हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बॉटम अप ये कह रही है कि छोटी छोटी डिटेल से बड़ी चीज़ बनाते हैं, बिग पिक्चर। दूसरी जो थ्योरी है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच ये बोलती है कि पहले हम उसकी जो चीज़ हमने रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, पहले हम उसको एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, बाद में उसकी डिटेल्स में जाते हैं। मतलब पहले हम उसको एक उसके डिटेल्स को हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। और वो हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? अपने प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। तो जैसे सपोज आपने ये लाइन पढ़ी, क्योंकि आप ये लाइन इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि आप पहले से ही इस आपको बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे बुक पढ़ने का, आपको पता है कि इस लाइन को कैसे पढ़ा जाता है, अल्फ़ाबेट्स को कैसे पढ़ा जाता है, वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप पढ़ चुके हो पहले बहुत सारी चीज़ें इस लैंग्वेज में, तो आप ये इजीली पढ़ लेते हो। तो आप इसकी छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जाते हो, एक बार देखते हो तो आप समझ जाते हो क्या लिखा हुआ है। तो ये थ्योरी है जिससे हमें ये भी कह सकते हैं कि हम इतनी इतनी स्पीड से कैसे पढ़ लेते हैं। ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि हम स्पीड में कैसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम उसको एज अ होल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाते। So we often proceed in accordance with our past experience and tell us what to expect. Therefore, we don't analyze every feature of the most similar. मतलब हर फीचर को हम नहीं डिटेल में देखते हैं। Our tendency to process information quickly from top down can indeed produce, पर इसमें कभी कभी एरर्स भी हो जाती हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ अगर डिटेल में ना देखें तो कई बार हम इसमें एरर भी कर देते हैं। जल्दी जल्दी में कोई चीज़ देखने से, आपने किसी को एकदम से देखा, आपको लगा आपका दोस्त है, लेकिन वो आपने जब उसको ध्यान दिया उसके ऊपर तो वो कोई और था। तो इस टाइप से जब हम खाली ऊपर से कोई चीज़ देख के उसको पहचानने की कोशिश करते हैं तो कई बार एरर्स भी हो जाती हैं, क्योंकि हम उसकी डिटेल्स को निगलेक्ट कर देते हैं। So we have strong expectations or we are familiar in context. We often opt for speed, adopt a top down. जब चीज़ हमें कोई चीज़ हमारे को familiar है, जो हमने पहले भी देखी हुई है, पढ़ी हुई है, और हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसकी डिटेल में जाए बिना, तो हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं कि हम उसको एकदम देखते ही पहचान जाते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर नहीं है हमारे लिए, जो हमने पहले कभी नहीं देखी, तो फिर हम बॉटम डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं कि पहले हम उसकी डिटेल पे जाते हैं, फिर हम उसको एज अ होल देखते हैं। अब उसके आगे चलते हैं डिस्टेंस परसेप्शन पे। डिस्टेंस परसेप्शन में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मोनोकुलर क्यूज़ और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे बाइनोकुलर क्यूज़। मोनोकुलर क्यूज़ वो होते हैं जिन क्यूज़ को देखने के लिए हमें सिर्फ सिंगल आई से देखें तो भी हमें वो चीज़ दिखती है। क्यूज़ मतलब एक तरीके से हिंट्स होते हैं। तो जो हम परसेप्शन, जितनी भी हमें कोई भी चीज़ देखते हैं हमने आसपास, या जो भी परसेप्शन हमें होती है, उसमें अगर हम मोनोकुलर क्यूज़ की बात करें तो वो ऐसे क्यूज़ हैं जिनको हम अगर एक आंख बंद करके भी देखें तो भी हमें वही दिखेगा, दोनों से देखें तो भी वही दिखेगा। बाइनोकुलर क्यूज़ वो होते हैं जिसके लिए हमें दोनों आईज की ज़रूरत होती है, लेफ्ट और राइट आई की। तो पहले मोनोकुलर क्यूज़ देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है साइज़ क्यू। साइज़ क्यू क्या है? जैसे हमने साइज़ की बात की थी ना, कि कोई चीज़ की ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर वो पास रखा हो चाहे वो दूर रखा हो, the larger the image of an object on the retina, the larger the object is judged to be. In addition, if the object is larger than other objects, it is often perceived as closer. तो कोई चीज़ है अगर आपके सामने जिसकी इमेज ज़्यादा बड़ी है और उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ की इमेज छोटी है,
तो जिसकी इमेज, जिसका साइज़ बड़ा है, वो उसको आप देखते हो कि वो आपके पास है ज़्यादा, और जिसका साइज़ छोटा है वो आपसे थोड़ा दूर है। तो इसको बोलते हैं साइज़ क्यू, जो हम एक सिंगल आई से भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, फोटो। तो आप इस फोटो को यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे मोनोकुलर क्यूज दिखाए हुए हैं। तो हम रिलेटिव साइज़ क्यू के बारे में पढ़ रहे थे कि जो चीज़ का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, या फिर जो चीज़ हमारे रेटिना पे किसी चीज़ के कंपैरिजन में जिस चीज़ का साइज़ बड़ा होता है, वो चीज़ हमें लगता है पास में है, और दूसरी चीज़ हमें लगता है दूर है जिसका साइज़ छोटा है। तो इसको बोलते हैं साइज़ क्यू। अब आप इसको एक आंख बंद करके देखोगे तो भी वो आपको वैसे ही दिखेगा, दूसरी आंख बंद करके देखोगे तो भी वैसे ही दिखेगा, दोनों से देखोगे तो भी वैसे दिखेगा। तो ये मोनोकुलर क्यू है, मतलब इसको आप एक आंख से भी देख सकते हो। दूसरा लीनियर पर्सपेक्टिव है आपकी बुक में। लीनियर पर्सपेक्टिव मतलब आप कोई चीज़ अगर इस तरीके से देखते हो, सीधी लाइंस जाती हैं, दो पैरेलल लाइंस जाते हुए देखते हो और वो आगे मर्ज हो रही हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस है जो आगे जाके मर्ज हो रही हैं, तो उसका मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा आगे डिस्टेंस में है। तो ये मर्जिंग ऑफ जो लाइंस है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिखाती हैं आपको। तो लीनियर पर्सपेक्टिव में क्या है, पैरेलल लाइंस अपीयर टू कन्वर्ज इन द डिस्टेंस, द ग्रेटर दिस इफेक्ट द फार्दर अवे द ऑब्जेक्ट। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा दूर जाके वो कन्वर्ज हो रही होगी। तो ये हो गया लीनियर पर्सपेक्टिव। तीसरा है टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट ये बोलता है कि जो चीज़ पास होती है उसका टेक्सचर हमें एकदम क्लियर दिखता है, और जैसे जैसे वो दूर होती जाती है टेक्सचर जो है वो हेजी सा हो जाता है, मतलब क्लियर नहीं दिखता, डल हो जाता है। और जो पास में चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे सर्कल्स हैं, आपको क्लियर दिख रहे हैं, सर्कल की लाइंस क्लियर दिख रही हैं, शेप क्लियर दिख रही है, और जैसे जैसे ये दूर होते जा रहे हैं इनका टेक्सचर जो है वो हेजी सा हो गया है। तो टेक्सचर ग्रेडियंट ये बोलता है कि द टेक्सचर ऑफ अ सरफेस अपीयर स्मूदर एज अ डिस्टेंस इंक्रीजेस। तो आगे जाके स्मूथ हो जाता है और सामने सामने टेक्सचर एकदम अलग अलग नजर आता है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि द फार्दर अवे ऑब्जेक्ट्स आर द लेस डिस्टिंक्टिवली दे आर सीन। जो चीज़ें जितनी दूर होंगी एटमॉस्फेयर में वो उतना ज़्यादा धुंधली दिखेंगी। तो जैसे माउंटेन एरिया में आप जाते हो तो जो माउंटेन्स होते हैं, अगर आपके एटमॉस्फेयर में बहुत पॉल्यूशन है, स्मॉग है, तो वो माउंटेन्स बहुत धुंधले दिखते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है। और जिस दिन बिल्कुल क्लियर स्काई होती है, माउंटेन्स एकदम क्लियर दिखते हैं, तो आपको लगता है वो पास है थोड़े से। तो वो होता है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। फिर ओवरलैप या इंटरपोजिशन है। ये बोल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करता है तो वो जो आगे वाला जो ओवरलैप कर रहा है वो हमें लगता है हमारे ज़्यादा पास है। जैसे कि इस पिक्चर में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसको ओवरलैप कर रहा है, तो ये हमारे पास, हमें लगेगा कि ये हमारी तरफ है और वो दूसरा वाला उसके पीछे है। उसके बाद हाइट क्यू। हाइट क्यू ये बोलता है कि बिलो द होराइजन ऑब्जेक्ट्स लोअर डाउन इन अ फील्ड ऑफ विजन आर परसीव्ड एज क्लोजर अबव द होराइजन ऑब्जेक्ट्स हायर अप। इसकी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा हाइट क्यू का क्या मतलब है। अब जैसे ये फोटो है यहाँ पे डिस्टेंस टू होराइजन वाली, होराइजन, अब ये जो बीच का सेंटर है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे है मतलब हाइट में ऊपर की तरफ है, तो वो हमें लगता है कि वो हमसे दूर है, थोड़ा सा फार्दर अवे है, दूर है। जैसे पेंटिंग्स वगैरह में बनाते हैं ना, जब कोई पेंटिंग बनाते हैं तो एक आसमान की और ज़मीन की मिलते हुए जो होराइजन दिखाते हैं, तो वो बीच में होता है पेंटिंग के, क्योंकि अगर कोई चीज़ सेंटर में होती है तो वो होराइजन के पास होती है, मतलब वो हमसे दूर है, और जो चीज़ नीचे की तरफ होती है वो हमारे पास है। इसके लिए मैं आपको एक एक्चुअल पेंटिंग भी दिखाती हूँ जिसमें इस तरीके से बनाया हुआ है। तो आप इस इमेज को देखो ध्यान से, सेंटर में होराइजन है जहाँ पे स्काई और अर्थ जो है वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग के सेंटर में बनाते हैं हमेशा। सेंटर में बनाने का मतलब होता है कि ना तो आपके पास इधर से है ना इधर से पास है, तो मिडल में, मतलब कोई चीज़ अगर मिडल में बनाई है होराइजन के पास तो वो बहुत दूर है। जो चीज़ पास बनानी होगी उसको नीचे बनाएंगे या फिर उसको ऊपर बनाएंगे। जैसे ये क्लाउड हमारे पास है, यहाँ पे ये जो रॉड लगी हुई है, यहाँ पे ये पोल है, ये हमारे पास है, लेकिन ये जो सेंटर में दिखाया है वहाँ पे जो पेड़ है वो हमसे दूर है।
तो ये हाइट क्यू है कि जो चीज़ हमसे दूर है उसको सेंटर में होराइजन के पास दिखाते हैं। तो हाइट क्यू क्या कह रहा है, बिलो द होराइजन ऑब्जेक्ट्स लोअर डाउन इनर फील्ड ऑफ विजन आर परसीव क्लोजर। तो होराइजन से कोई चीज़ नीचे है तो वो हमको क्लोज लगती है, या फिर होराइजन से कोई चीज़ बहुत ऊपर है तो वो हमें क्लोज लगती है। सेवेंथ है मोशन पैरालैक्स। मोशन पैरालैक्स तो ऑलमोस्ट डेली हम लोग के साथ होता है जब हम ट्रैवल करते हैं किसी व्हीकल में। तो जो चीज़ें हमसे दूर हैं वो ऑब्जेक्ट्स फार अवे अपीयर टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, कि वो हमारे साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हमारी कार के या ट्रेन की वो हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये होता है मोशन पैरालैक्स। तो ये तो होते हैं मोनोकुलर क्यूज जो आपको सिंगल आई से भी दिखते हैं। दूसरे हैं बाइनोकुलर क्यूज जिसके लिए आपको दोनों आईज की ज़रूरत पड़ती है। बाइनोकुलर मतलब दो आईज। तो पहला है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का सिंपल ये मीनिंग है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपकी दोनों आंखें एक साथ कन्वर्ज करती हैं, एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ज करती हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लोजर लगता है। सो आर आईज टर्न टूवर्ड वन अनदर, द ग्रेटर दिस मूवमेंट द क्लोजर। जितना ज़्यादा वो कन्वर्ज करेंगी आईज आपको ऑब्जेक्ट उतना आप अपनी उंगली को ही देखो मुंह के पास सामने खड़े करके, अपनी आंखों से आप अगर आप अपनी फिंगर को देखोगे तो जितना पास करोगे उतनी आईज कन्वर्ज होंगी, जितना दूर करोगे उतनी कम कन्वर्ज होंगी। तो ये दोनों आंखों से देखना होता है, इसलिए इसको बाइनोकुलर बोलते हैं। दूसरा है रेटिनल डिस्पैरिटी या बाइनोकुलर पैरालैक्स। बाइनोकुलर पैरालैक्स जो होता है वो 3D इमेजेस बनाने के लिए यूज़ होता है। 3D इमेजेस कैसे बनती है, हमारी जो आईज हैं, लेफ्ट आई जो देखती है वो कुछ और एंगल से देखती है, राइट आई जो देखती है वो कुछ और एंगल से देखती है। दोनों इमेजेस जब आपस में जुड़ती हैं तो हमें 3D नज़र आता है। तो जब 3D इमेजेस बनाते हैं, कोई भी 3D पिक्चर बनाते हैं या 3D मूवी बनाते हैं, तो उसमें दो कैमरे यूज़ करते हैं। एक होता है जो लेफ़्ट साइड से करता है रिकॉर्ड, एक होता है राइट साइड से, और वो दोनों पिक्चर्स को मर्ज कर देते हैं तो वो 3D हो जाता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं रेटिनल डिस्पैरिटी, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को एक आँख बंद करके देखोगे आपको उसकी अलग चीज़ नज़र आएगी, अलग साइड दिखेगी। दूसरी आँख ऐसे देखोगे तो थोड़ा अलग दिखेगी, लेकिन जब दोनों आँखों से देखोगे तो वो दोनों मर्ज होके आपको प्रॉपर डेप्थ नज़र आती है। तो ये होता है रेटिनल डिस्पैरिटी। फिर इसके आगे एक ये पैराग्राफ है जिसमें ये कह रहे हैं कि क्या परसेप्शन जो है वो हमारे अंदर इनबॉर्न होती है कि हम उसको लर्न करते हैं। अब जैसे जो लोग हैं जो ब्लाइंड होते हैं बचपन से, अगर वो सडनली उनकी आंखें ठीक हो जाए बड़े होके, तो क्या वो उनको भी सेम इस तरीके से हर चीज़ दिखेगी जैसे हमें दिखती है? क्या उनको भी परसेप्शन सारी नज़र आएंगी? क्या उनको इल्यूजन सारी दिखेंगी या सारे क्यूज नज़र आएंगे जैसे हमें दिखते हैं? कि ये सब चीज़ें हम लर्न करते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लोग होते हैं ना जो बचपन से ब्लाइंड होते हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं होता कुछ, और सडनली उनकी अगर सर्जरी करके आई साइट वापस आ जाए तो उनको पार्शियल सेंस ऑफ परसेप्शन होती है, लेकिन सारी नहीं होती। कुछ चीज़ें उनको हमारी तरह परसीव होती हैं, कुछ चीज़ें उनको सेम हमारी तरह दिखती हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हम कुछ चीज़ें लर्न भी करते हैं। हर चीज़ हमारे अंदर इनबॉर्न नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमारे अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती हैं बर्थ के टाइम पे। तो वो चीज़ें तो हमारी सडनली कैचअप हो जाती हैं अगर सडनली हमारी आईसाइट ठीक हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लर्न भी करते हैं। तो वो लर्निंग वाली चीज़ जो है वो नहीं आ पाती हम लोगों में, जिनकी जो विजन है वो काफ़ी टाइम बाद ठीक होता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। जैसे कलर का कह रहे हैं कि कलर जो है वो बच्चों में पहले से ही एक कलर रिकॉग्निशन की एबिलिटी होती है। अगर आप उनको ग्रे चीज़ दिखाओ और कलर्ड चीज़ दिखाओ तो वो कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो कलर परसेप्शन पहले से ही होती है। तो कुछ चीज़ें बर्थ के टाइम पे होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लर्न भी करते हैं धीरे धीरे। अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो ऐसी जगहों पे रहती हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होते, जैसे विलेजेस वगैरह में कुछ बहुत ही पुराने आदिवासी टाइप के ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने कभी बिल्डिंग्स नहीं देखी। तो उनको ना एक वो क्यू होता है ना, हाइट क्यूज और इस तरह के क्यूज, जब उनको आप सडनली अगर एक अर्बन एरिया में ले आओगे तो वो ये सब क्यूज ना वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ उनको कितनी हाइट की दिख रही है, कितने साइज की दिख रही है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी देखी नहीं है। तो इसलिए
लर्निंग, हमारी लर्निंग भी होती है, हमारे एक्सपीरियंस से भी हम काफ़ी चीज़ें लर्न करते हैं। अब यहाँ पे लर्निंग का इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि इट इज़ कॉमन टू हियर ऑफ इंस्टेंसेस इन विच ब्लाइंड पर्सन डेवलप हाइट। बोला है कि जैसे सपोज कोई ब्लाइंड है तो उसकी विजुअल परसेप्शन अच्छी नहीं है, उसको दिखता नहीं है कुछ भी, तो विजुअल जब वो देख ही नहीं सकते तो विजुअली तो उसकी परसेप्शन काम ही नहीं कर रही है, सेंस काम नहीं कर रही है। लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ऐसी बहुत बार सुना है कि उनकी हियरिंग सेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो हमारी बॉडी खुद ही उस चीज़ को कॉम्पनसेट करती है कि जिस चीज़ की कमी है हमारे अंदर उसको दूसरी किसी चीज़ से कॉम्पनसेट करती है। फिर उसके लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है आपके इसमें, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको ईएसआई भी बोलते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं सिक्स्थ सेंस। तो इस टॉपिक में ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमारे अंदर कोई सिक्स्थ सेंस भी है। सिक्स्थ सेंस का मतलब है जो हमने ऊपर जितने भी सेंसेस के बारे में पढ़ा, विजुअल सेंस पढ़ा, स्मेल, टच पढ़ा, टेस्ट पढ़ा, ऑडियल सेंस पढ़ा, तो क्या इन पांचों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो हमें जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे पैरानॉर्मल इवेंट्स होते हैं, क्या वो एक्चुअली में लोग परसीव कर सकते हैं पैरानॉर्मल इवेंट्स। तो पीएसआई होता क्या है? Parapsychologists, those who study PSI and other paranormal events outside our normal experience, suggest that there are actually several distinct forms of PSI. अब जैसे एक फॉर्म है प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन मतलब जब आप किसी को उसका वो फ्यूचर बता देते हो, तो वो जो सेंस है उसको बोलते हैं प्रीकॉग्निशन। जैसे फॉर्चून टेलर्स होते हैं और साइकिक होते हैं जो लोगों को उनका फ्यूचर बता देते हैं। एक सेंस है क्लैरवॉयंस। क्लैरवॉयंस होता है कि द एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स और इवेंट दैट डू नॉट डायरेक्टली स्टिमुलेट योर सेंसरी ऑर्गन्स। जैसे सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें आप ये चीज़ प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि अगला मूव क्या होगा, तो वो हो गया क्लैरवॉयंस। फिर है टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब आप किसी का माइंड रीड कर सकते हो। फिर है साइकोकाइनेसिस। साइकोकाइनेसिस मतलब आप बिना हिलाए अपने माइंड से कोई चीज़ को हिला सकते हो बिना टच किए, जैसे कुछ लोग स्पून्स वगैरह बेंड कर देते हैं। तो ये सब आ जाता है पीएसआई में। तो क्या ये रियली एग्जिस्ट करता है? वैसे तो इन सब चीज़ों का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। सारे साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो चीज़ें जितनी भी अभी तक हुई हैं, इसको जब उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की है तो वो उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पाए हैं। मतलब एक एक्सपेरिमेंट तभी प्रूव होता है ना जब उसको हम बार बार सेम कंडीशंस में अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि ये चीज़ प्रूवन है। लेकिन ये जो ऊपर सेंसेस की हमने बात की है, ये रिजल्ट्स ये लोग नहीं देख पाए अपने एक्सपेरिमेंट में बार बार। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ये स्केप्टिकल है कि ये एक्चुअली में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती हैं। तो ये एक डिबेट है जो ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर है जो फिनिश हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये समरी दी हुई है इस चैप्टर की, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में दिया, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।